हेलो स्टूडेंट्स। आज लीनियर अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम एक्सटेंशन थ्योरम करेंगे एंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज एनी linearly independent set in a vector space over field F can be extended to a basis of V। तो स्टेटमेंट से ही लग रहा है कि इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थ्योरम कि कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट अगर सेट है तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू द बेसिस ऑफ वी, क्योंकि जो भी बेसिस होगा वो भी लीनियर इंडिपेंडेंट होता है और साथ में फर्क इतना होता है कि जो बेसिस है वो साथ में लीनियर स्पैन ऑफ दैट सेट विल इक्वल टू द वेक्टर स्पेस वी। तो प्रूफ की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि लेट वी ओवर एफ वी ए finitely finite dimensional वेक्टर स्पेस। ठीक, और साथ में एक सेट लेते हैं। देयर इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट ए सेट बी, और बी यहाँ हमने ले ली बेसिस v1 v2 सो ऑन सो, क्योंकि अगली फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि उसके पास बेसिस तो डेफिनेटली होने वाली है। तो ये हमने बेसिस ले लिया वी ए बेसिस ऑफ वी। तो फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो ये हमने बेसिस ले लिया। तो बेसिस में कितने एलिमेंट लिए हमने n, तो डायमेंशन कितनी हुई n। तो ये जो b है एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा और साथ में लीनियर स्पैन ऑफ b जो होगा वो वेक्टर स्पेस v के बराबर हो। तो ये तो डेफिनेशन से ही आ गया कि बेसिस की डेफिनेशन हमने यूज कर ली। अब हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है कि एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट को हम बेसिस बना सकते हैं उसमें ऐड करके। तो हम कोई लीनियर इंडिपेंडेंट सेट लेते हैं। तो लेट द सेट S1 W1 W2 so on so WP is a linear independent set in V। V से ही हमने एक और लीनियर इंडिपेंडेंट सेट लिया। अब क्वेश्चन इज दैट कि इसमें P एलिमेंट है और इसमें N एलिमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे P बड़ा होगा कि N बड़ा होगा, व्हाट कैन यू से? देखिए जो भी बेसिस है, बेसिस में N एलिमेंट है तो डेफिनेटली मैक्सिमम इंडिपेंडेंट जो वेक्टर्स सेट ऑफ वेक्टर्स होगा वो n हो सकता है, n से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर n से ज्यादा वेक्टर्स हम ले रहे हैं और वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब बेसिस में एलिमेंट n नहीं होंगे, n से ज्यादा होंगे। अब ये भी लीनियर इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली ये जो सेट है ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो n से डेफिनेटली कम होंगे। तो डेफिनेटली ये p जो होगा वो n से कम होने वाला है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिस में अगर n एलिमेंट है तो ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट ये भी है ये भी है, बट ये बेसिस है ये बेसिस नहीं है। इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो n से कम होंगे, एट द मोस्ट n के बराबर होंगे, n से ज्यादा नहीं। ठीक है, ये बेसिस की एक डेफिनेशन है, ये आपको अंडरस्टैंड
करना है ये कंसेप्ट, ठीक। तो अब हमने क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है। हमने ये प्रूव करना है ये जो S1 लिया ये बेसिस बन जाएगा वी का, ठीक है। तो देखते हैं ये बेसिस कैसे बनेगा। अब हम एक नया सेट कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर द सेट S2। तो उसमें क्या किया हमने, W1 W2 ये जो S1 के एलिमेंट है ये भी सारे डाल लिए, और साथ में जो बेसिस के एलिमेंट थे वो भी इसमें हमने डाल लिए। गॉट इट। ये हमने S2 एक नया सेट ले लिया। अगर मैं आपको पूछूं कि S2 कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, तो डेफिनेटली ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा इन एलिमेंट्स के बीच में। हम पहले बोल चुके हैं कि मैक्सिमम जो है वो n एलिमेंट है, उससे ऊपर जो होंगे वो डेफिनेटली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसमें से हमने ये जो एलिमेंट नया सेट बनाया इसमें कुछ ऐड किया ना। देखो इनमें p एलिमेंट थी, p एलिमेंट हमने वो सेम ले लिए, और साथ में कुछ हमने इसमें फैक्टर्स और डालने। अब कितने डालने, हमने सारे जो बेसिस के एलिमेंट वो डाल दिए। तो इसका S2 जो है वो S1 का क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ ना। और हमने ये प्रूव कर देना है कि ये S2 जो है वो बेसिस बनाएगा। कैसे बनाएगा वो चेक करते हैं। तो देखो अब हम सारा क्वेश्चन इस पे डिपेंड करता है कि ये S2 क्या है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो पहले तो इसको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। दूसरा ये चीज होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट अगर V से लिंक तो S2 उसको जनरेट करे, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ S2 जो होना चाहिए वो V के बराबर होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक एलिमेंट लेता हूँ। लेट एक WJ ले लिया मैंने S1 से, यहां से एक एलिमेंट लिया, और डेफिनेटली WJ जो होगा वो V का एलिमेंट होगा वेक्टर स्पेस का। क्यों? क्योंकि S के जो एलिमेंट है, S1 के एलिमेंट है वो है किसके, है तो V के, तो डेफिनेटली वो V में भी होगा। और अब ये कोई भी हो सकता है इनमें से। तो ये जो J होगा वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेके P तक। अब ये एलिमेंट V का है, और V का बेसिस क्या है, V का बेसिस V1 V2 सो Vn है। तो इस WJ को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के एलिमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसको बेसिस की एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, और ये AIJ जो है वो फिर से आएंगे, ठीक। तो ये कारण क्लियर है, बिकॉज VI आर बेसिस बेसिस है, तो डेफिनेटली इस तरह से ये लिखा जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं, ये हम आगे यूज करेंगे। फॉर ईच एक एलिमेंट लिया हमें वेक्टर स्पेस से, और जो वेक्टर स्पेस से कोई भी एलिमेंट लेंगे उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस तो लिखा ही जाएगा। तो ये हमने बेसिस। अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो सकता कि यहाँ पे डबल सब्स्टिट्यूट क्यों लगा रहे हैं, आई पे वेरी कर रहा है। 6 हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने S2 S1 को भी इसमें इन्वॉल्व करना है, दैट्स वाई ये J लगाया मैंने। अदरवाइज J नहीं भी लगाएंगे तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो VIJ फील्ड के एलिमेंट है, ठीक है। क्यों करा, देखो मैं अब क्या करूंगा, इसमें इसमें मैं S1 को भी इन्वॉल्व कर लूंगा। और S1 क्या है, S1 में W1 W2 सो WP तक एलिमेंट है। तो इसमें मैंने आई J वेरीज फ्रॉम 1 to P, ये J मैंने इन्वॉल्व कर लिया। और यहाँ पे मैंने O मीन्स जीरो, जीरो से हमने इसको
मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर लिया, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। एक्सप्रेशन तो आपका वही रहा जो पहले था, वी आई को वेयर ये ओ जे जो है इज नथिंग बट इट इज जीरो। बोलने का मतलब कि पहले अगर हम इसको इसको अगर हम चेक करें तो ये पहले क्या था, ये वाली चीज जो थी, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये पहले था मेरे पास V1 J V1 प्लस V2 J V2 प्लस सो लास्ट आपके पास बनेगा VN J VN, ऐसे था। अब फिर हमने क्या किया, इसमें इसमें ऐसे कर लिया 0 W1 प्लस 0 W2 प्लस सो 0 WP, लाइक दिस। तो ये V को हमने इस तरह से लिख दिया। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो 0 इंटू समथिंग है तो इट कंट्रीब्यूट तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक्सप्रेशन हमने इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो हमारा बी है, वी को किस फॉर्म में लिख दिया हमने, दिस इज नथिंग व्हाट इट इज ए लीनियर combination of W1 W2 so and so WP comma V1 comma V2 so and so VN, और ये किसके एलिमेंट है, S2 के। तो इट मीन्स दैट इट इज नथिंग बट इट इज ए लीनियर, इट इज लीनियर स्पैन ऑफ S2। तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे ये प्रूव हो गया कि जो Y जो हमने क्या लिया था, यहाँ पे V लिया था, V इज V belongs to linear span of S2। Also, जो आपका S2 है that is a subset of V, और क्योंकि वो है तो वेक्टर स्पेस से ही आएंगे सारे एलिमेंट, और लीनियर स्पैन ऑफ H2 जो होगा वो डेफिनेटली वेक्टर स्पेस का तो सबसेट होगा ही होगा। तो इन दोनों से जैसे हर एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि V इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ H2। तो इन दो रिजल्ट को अगर हम कंबाइन करें, सो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस, वी गेट लीनियर लीनियर स्पैन ऑफ लिखेंगे तो लीनियर स्पैन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S2 इज इक्वल टू वेक्टर स्पेस P। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि जो नया हमने सेट बनाया, जो हमने S2 बनाया, ये जो S2 बनाया ये V को तो स्पैन कर ही रहा है। ठीक है, V को स्पैन कर रहा है, तो डेफिनेटली ये कैंडिडेट हो गया किसके लिए, ये कैंडिडेट बन गया हमारे पास बेसिस के लिए। ठीक, बेसिस बनने का भी एक ही बचता है कि ये साथ में S2 क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो ये बेसिस बन जाएगा। उसके लिए अगर इक्वेशन 1 को देखें, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 में हमने डब्ल्यू जे को हमने क्या लिखा था, WJ is equal to summation varies from 1 to n aij vi, और जो हमारा J है वो 1 से लेके E के बीच। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास
दूसरे एलिमेंट जो बच गए, एक तो जे ले लिया, हम दूसरे एलिमेंट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं इसमें। ठीक, तो इन्वॉल्व करने का मतलब हमने S2 के एलिमेंट बनाने हैं। यहाँ तो ओनली एलिमेंट किसके आ रहे हैं अभी तक, तो बेसिस बी के ही आ रहे हैं। अगर S2 के एलिमेंट लेने हैं तो S2 के एलिमेंट कौन कौन से बच गए हमारे पास, हमने ये वाले जो एलिमेंट है नए वाले, जो हमने ये वाले एलिमेंट है ये इन्वॉल्व करने हैं। तो इन्वॉल्व करने का तरीका भी हमने पहले भी करा, जैसे यहाँ पे इन्वॉल्व करा इसको, ओनली वी था, हमने कैसे इन्वॉल्व करा दूसरे एलिमेंट्स को, जीरो लगा लिया और इन्वॉल्व कर दिया। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी ऐसे ही करने वाले हैं। हमने यहाँ पे क्या लिख देना है इसको, कि आई जो जे है, जे इज, पहले इसको ओ जे लिख लेते हैं, ओ जे एंड डब्ल्यू टी। सो जे नॉट इक्वल टू टी, और अप टू कहाँ जाएगा ये, पी तक जाएगा। ठीक, हमने इस वेक्टर को छोड़ दिया जे वाले को, और बाकी जो भी बचे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। और ये वाली टर्म तो एज इट इज, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन ए आई जे वी आई, और टी डेफिनेटली क्या होगा, 1 2 सो इक्वल टू टी। तो क्योंकि जे की वैल्यू अगर 1 हुई तो जे की वैल्यू फिर 1 नहीं होगी, है ना। अगर यहाँ पे टी जो है वो 1 नहीं वैल्यू नहीं लेगा, अगर ये 2 होगा तो टी फिर 2 नहीं लेगा। मतलब जो ये वेक्टर है उसको छोड़ देना है यहाँ पे। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये मिला कि वन एलिमेंट, दिस एलिमेंट, वन एलिमेंट ऑफ वन एलिमेंट wj of S2 can be expressed as a linear combination of the remaining elements of S2। तो S2 का एक वेक्टर जो है बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, ये हमने लिखा, और ये देखो हम लिख रहे हैं इसको, WJ जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर लिखा जा रहा है। तो इससे क्या समझे, इससे क्लियर हो गया कि S2 जो हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो S2 इज लीनियर डिपेंडेंट सेट। ठीक, तो इससे एक चीज और आती है कि वन ऑफ द वेक्टर इन S2 is a linear combination of the preceding vectors, and this vector cannot be any one omega j's. Q, because since S1 is linear independent, so this vector must be one of the VI's, and let it be VK belongs to B। तो यहाँ से हम ये चीज भी कर सकते हैं कि ये दूसरी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि हर वेक्टर जो अपने प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है वो WJ नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर अगर हम इसको देखें, देखो वेक्टर तो यहीं से आ रहे हैं ना सारे के सारे, इससे आ रहे हैं और इससे आ रहे हैं। अगर ये एक वेक्टर इनमें से कोई बाकियों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो इससे क्या होगा, ये जो W1 जो W's आए हैं S1 से, तो एंड S1 क्या हो जाएगा, फिर डिपेंडेंट हो जाएगा। और हम क्या बोल रहे हैं कि S1 जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि जो WJ जो दूसरों प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, वो डेफिनेटली यहां से नहीं होना चाहिए, फिर यहां से होना चाहिए, क्योंकि हमने ये क्लेम करा है ये इंडिपेंडेंट है। क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो यहां तक तो हम बोल ही नहीं सकते कि एक वेक्टर दूसरे बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां से कोई ना कोई वेक्टर होगा, और वो वेक्टर हमने मान लिया VK। आप ऐसे भी मान लो कि हमने जो इसको एक्सटेंड करा है, इस S2 को V1 V से मैच करना है, V जितने एलिमेंट V में उतने होने चाहिए इसमें, इस S2 को हमने बेसिस बनाना है। तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट जो निकलेंगे वो यहीं से निकलने, क्योंकि इस S1 को एक्सटेंड करके हमने बेसिस बनानी है। तो ऑटोमेटिकली ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो यहां से लिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो लिमिनेशन डेफिनेटली यहां से होनी चाहिए। इसका मतलब यहां से कोई वेक्टर ऐसा होगा जो वेक्टर बाकी प्रीसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा होगा। तो यही हमने इस लाइन में लिखा। अगर इस लाइन को पढ़े हम ध्यान से, तो हमने लिखा वन ऑफ द वेक्टर इन S2 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स, एंड दिस वेक्टर कैन नॉट बी एनी ऑफ WJ। क्यों? बिकॉज S1 इज लीनियर इंडिपेंडेंट, सो दिस वेक्टर मस्ट बी वन ऑफ द जो VI's हैं उसमें से कोई होगा, एंड लेट इट बी VK। तो हमने उसको VK मान लिया। एक आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये भी आ सकता है कि ये तो लीनियर इंडिपेंडेंट थे स्टूडेंट, ये जब अकेले थे तो लीनियर इंडिपेंडेंट थे, ये अकेले थे तब भी लीनियर, जब इकट्ठे हो गए, जब इनको मर्ज करके एक नया सेट बना लिया, अब ये जरूरी नहीं है कि लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक, हो सकता है इनमें डिपेंडेंस आ जाए, कुछ वेक्टर ऐसे होंगे जो डिपेंड कर रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर, तो जो डिपेंड कर रहे होंगे वो उनको एलिमिनेट करना है। और तो डिपेंड वाला वेक्टर ही बाकी दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में वो प्रोसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में वो लिखा जा रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ जो वेक्टर लिया हमने, वो हमने ले लिया VK, कि VK वेक्टर जो होगा वो बाकी प्रोसीडिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। सो देयरफॉर VK किसको किस तरह से लिख सकते हैं, VK को, VK इज इक्वल टू J वेरीज फ्रॉम 1 to P। ये तो जो WJ वाली वो एज इट इज आ गई। बाकी जो बच गए, I वेरीज फ्रॉम 1 to K-1 एंड अल्फा I VI, और अल्फा I एंड बीटा J बिलोंग्स टू फील्ड। तो ये हो गया प्रोसीडिंग वाला। ठीक है, VK इज रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग वेक्टर्स। आगे वाले छोड़ दिए हमने, K-1 तक लिए, क्योंकि VK से पीछे वाले कहाँ तक जाएंगे, VK-1 तक। ठीक, नाउ consider consider the set S2। अब हमने S2 छोड़ दिया, S3 ले लिया। S3 हमारे पास आ गया W1 W2 so WP V1 V2 so VK-1 VK+1 so VN। तो ये जो नया सेट बना उसमें से एक, आप देख सकते हो ध्यान से कि ये S2 से ही बना, पर उसमें क्या हुआ, एक वेक्टर काम हो गया VK। VK जो था क्या वो कर रहा था, वो दूसरों के जो प्रीसीडिंग वेक्टर थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो हमने इसका मतलब VK जो डिपेंड कर रहा है बाकियों के ऊपर, तो VK को हमने हटा दिया यहाँ से, तो ये नया सेट बन गया हमारे पास।
ठीक, अब क्लियरली S2 इज सबसेट ऑफ S3। तो जो हमने थ्योरम पढ़ रखी है, तो लीनियर स्पैन ऑफ S2 जो होगा वो भी सबसेट होगा लीनियर स्पैन ऑफ S3। उल्टा लिख दिया मैंने उल्टा लिख दिया। मैंने लिखना था S2 इज S3 इज S3 की S2 में n+p एलिमेंट है और इसमें कम है, तो S2 होगा सबसेट ऑफ S, S3 सबसेट ऑफ S2। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S3 इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S2। लीनियर स्पैन ऑफ S3 जो होगा वो, और ये हम प्रूव कर चुके हैं, लीनियर स्पैन ऑफ S2 जो है वो किसके बराबर है, V के बराबर है। तो इससे क्या प्रूव हो गया, लीनियर स्पैन ऑफ S3 इज सबसेट ऑफ V। ठीक, तो अब हम V को सबसेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S3 कर रहे हैं, तो कैसे होगा, आल्सो S3 सबसेट ऑफ V, क्योंकि सारे एलिमेंट आ तो वेक्टर स्पेस से ही रहे हैं, और लीनियर स्पैन ऑफ S3 जो होगा वो डेफिनेटली V का सबसेट ही होगा। तो इन दोनों को कंबाइन कर लें अगर, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि लीनियर स्पैन ऑफ S3 इज नथिंग बट इट इज इन दोनों केसेस से अगर देखें तो ये दोनों ही चीजों से एक ही चीज आ रही है। तो अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, चाहे हम इस लॉजिक को लगाएं चाहे इस लॉजिक को लगाएं, बात एक ही आई। इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि V इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S3, ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये इक्वल होंगे। तो वी हैव टू प्रूव इट। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम V से एलिमेंट लेके चलेंगे। लेट Y बिलोंग्स टू V ले लिया हमने, कैपिटल V से लिया। ठीक, डेफिनेटली V का जो बेसिस है वो क्या है, V1 V2 V2 अप टू Vn। तो इट इज कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ VIs। और ये जो CIs हैं ये कहाँ से आएंगे, फील्ड से आएंगे। बेसिक डेफिनेशन लगी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, K को अलग कर देते हैं। सो K को अलग करने का तरीका क्या है कि I नॉट इक्वल टू K N CI VI प्लस CK VK, VK अलग कर दिए। अब हमने VK की वैल्यू पहले निकाल रखी है। VK की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये है, हम इस VK को यूज कर लेंगे वहां पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये पहली टर्म है सीरीज I इज नॉट इक्वल टू K N CI VI एंड CK एज इट इज, एंड VK का वैल्यू हम पीछे से यूज करेंगे, दैट इज J वेरीज फ्रॉम 1 to 1 P बीटा J WJ, और प्लस I varies from 1 to K minus 1 alpha I VI। ये तो यहाँ पे इसको थोड़ा सेटल करें, तो इसको क्या कर देते हैं हम,
आई के एक एक टर्म नहीं है बीच में, आई इक्वल टू के, तो इसको हम ऐसे दे सकते हैं कि समेशन वेरीज फ्रॉम 1 to k-1 सी आई वी आई, और फिर दोबारा समेशन शुरू कर देते हैं, के छोड़ना है, तो आई वेरीज फ्रॉम k+1 to n। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हमने जो टर्म नहीं थी उसको निकाल दिया यहाँ से, प्लस इसको ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो समेशन वेरीज फ्रॉम j1 to p सी के बीटा जे डब्ल्यू जे प्लस आई वेरीज फ्रॉम 1 to k-1 सी के अल्फा आई वी आई। तो ये हमारे पास, ठीक। तो यहाँ से हम देखें तो इसको और इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, दोनों की वेरिएशन सेम है, इन दोनों की वेरिएशन सेम, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट समेशन वेरीज फ्रॉम 1 to k-1 सी आई प्लस सी के अल्फा आई वी आई, प्लस रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास, इन दोनों को कंबाइन कर लिया और इनको दो को एज इट इज लिख देंगे हम, तो प्लस summation varies from I varies from k+1 to n ci vi plus summation I varies from 1 to p ck beta j wg। तो दिस इज, देखो v w वाले एलिमेंट सारे आ गए, और इसमें सारे वी आई आ गए एक्सेप्ट वन, दैट इज वी के। तो वी के हमने छोड़ रखा है, so this is nothing but it is a linear combination of the vectors of S3. So it means that it is nothing but it is a, जो y हमने लिया था that belongs to linear span of S3। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि V is subset of linear span of S3। अब वो जो चीज मैंने आपको बोली कि दोनों को हम कंबाइन कर लें अगर, तो ये हमने पहले प्रूव कर रखा है, हमने ये प्रूव कर दिया, इससे क्या प्रूव हो गया, वी गेट नाउ V is equal to linear span of S3। तो ये अब जो नया S3 बना है वो भी V के सभी एलिमेंट्स को बना रहा है, पर अब शर्त क्या बची, S3 को लीनियर इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर S3 लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो ये बेसिस बन जाएगा। इफ S3 is linear independent, then S3 is a basis which has been obtained by extending linear independent set S1 of V। ठीक है, अगर if S3 is linear dependent set, then we go on repeating the above procedure to get new set SK
सच दैट एसके तो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा जो लीनियर स्पैन ऑफ एसके होगा वो v के बराबर आना चाहिए। ठीक, thus SK is SK is SK, which is extension of S1 is basis set of B. Hence, any linear independent set in V can be extended as basis set. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एसके में कितने एलिमेंट होंगे, तो आपको क्या लगता है कि एसके में कितने एलिमेंट होंगे? क्योंकि हमने बेसिक में एन एलिमेंट है, दोनों को कंबाइंड करके जो नया सेट बना उसमें कितने एलिमेंट आ गए हमारे पास? उसमें हमारे एलिमेंट हो गए पी प्लस एन, एन एन प्लस पी। तो इस प्रोसीजर को जब बार बार रिपीट करेंगे तो आपको क्या लगता है कितने एलिमेंट बचने चाहिए? डेफिनेटली इसमें पी थोड़ा सा पी एन से छोटा ही होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा। तो जैसे मान लो कि समझने के लिए मान लेते हैं कि एन जो है हमारा 10 है, ये 10 वेक्टर है, और ये वेक्टर हमारे पास कितने हैं? 6 है। इसका मतलब 4 वेक्टर यहां से लेगा वो, क्योंकि बेसिस में तो टोटल 10 ही रहने हैं। इस टाइम 16 बन चुके हैं, 16 बन चुके हैं, इसका मतलब रहने कितने हैं? 10 रहने हैं। तो इसका मतलब यहां से 6 वेक्टर एलिमिनेट होने हैं। 6 ये एलिमिनेट नहीं करने, 6 यहां से एलिमिनेट करने हैं हमने। तो इसमें से 6 एलिमिनेट हो जाएंगे तो 4 आएंगे, 4 बचेंगे, और 4 ऐड करके 6 4 10 तब बनेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हम ये बार बार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो लास्ट में एस के बचेगा, ये जो हम बात कर रहे हैं एस के की, एस के से बचेगा तो उसमें क्या होंगे? 10 ही एलिमेंट होने हैं, मतलब एन ही एलिमेंट होने हैं। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। और जो एलिमेंट एलिमिनेट होने हैं वो जो पुरानी वाली बेसिस है B1 B2 वहां से एलिमिनेट होने हैं, क्योंकि हमने S1 को एक्सटेंड करके नई बेसिस बनानी है। क्योंकि एक वेक्टर स्पेस के बहुत ज्यादा वेक्टर स्पेस बहुत ज्यादा बेसिस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक बेसिस आ गई तो वही बेसिस रहेगी। ठीक है, तो एक चीज और हम इसमें लिख सकते हैं कि एट द मोस्ट, मैक्सिमम क्या हो सकता है? एट द मोस्ट वाई रिपीटिंग दिस procedure, we shall get the set W1 W2 WP, which is given as linear independent set, and so becomes a basis
बेसिस ऑफ पी, ये कब होगा बताओ, ये आप बताएंगे कोई, कैसे बता पाएंगे आप, बट ये कब पॉसिबल है, सोचो थोड़ा सा। कि जो हमने नई बेसिस, जो पुरानी बेसिस वाले थे V1 V2 अप टू BN, वो हटाई, सारे हट गए। ओनली जो S1 लिया था हमने, वो ही लीनियर इंडिपेंडेंट तो पहले ही था, लेकिन वो बेसिस भी बन गया साथ में। तो ये तभी होगा जब ये P डेफिनेटली N के बराबर होगा। P और N की जो नंबर होगा वो ऑलवेज सेम होगा, तभी वो बेसिस बन सकती है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बेसिस में 10 एलिमेंट है और इसमें 8 एलिमेंट बेसिस बना दे, कभी नहीं होगा ऐसा। तो ये एट द मोस्ट ये तब होगा जब P और N, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसका मतलब जो नया सेट हमने S1 लिया है, जो S1 जो हमने ये लिया है, इसमें और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, तभी ये वाला सेट जो है वो बेसिस बनेगा। और ये जो हमने नया सेट बनाया था, दोनों को कंबाइन करके, पहले स्टेप में बी के हट गया, फिर बी, फिर कुछ और वेक्टर हटेगा, धीरे 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 प्रोसीजर से एलिमिनेशन होना शुरू हो गई। और तब तक एलिमिनेशन होती रहेगी जब तक नंबर ऑफ एलिमेंट S2 में या SK जो हमने लिया था उसमें, तब तक एलिमिनेशन होगी जब तक वो बेसिस नहीं बनता। बेसिस कब बनेगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट एन, बेसिस के एलिमेंट जो होंगे वो N होंगे, क्योंकि हमने बेसिस इसका क्या मान रखा है, N मान रखा है। और साथ में वो लीनियर स्पैन भी, उसका लीनियर स्पैन भी V के बराबर है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम। तो कोई बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है, और इसमें आपने देखा कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे थे, जो भी हमने सेट लिया S1, तो हमने उसमें ये चेक करा कि वो जो लीनियर स्पैन ऑफ S1 है वो V के बराबर है कि नहीं। फिर हमने क्या किया, S2 लिया, फिर हमने उसको में ये प्रूव किया कि लीनियर स्पैन ऑफ S2 क्या V के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि बेसिस की पहली डेफिनेशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि वो लीनियर स्पैन ऑफ जो सेट है वो V के बराबर आना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन है वो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हमने कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन को हमने प्रूव किया कि लीनियर स्पैन ऑफ S2 जो वो V के बराबर आया। फिर हमने क्या किया, S3 लिया, S3 में भी हमने क्या प्रूव करने की कोशिश करी, S3 में भी हमने ये प्रूव किया कि लीनियर स्पैन ऑफ S3 जो है वो V के बराबर है। फिर हमने बात करी कि इंडिपेंडेंट होगा तो ये बेसिस बन जाएगा, नहीं होगा तो हम इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कोई कंसेप्ट समझ नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।